तो आज शाम पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित, लोगों से की है, हमसे जुड़े रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हाथरस कांड में नया खुलासा, सीबीआई जांच की लगातार तेज हो रही है। एक अहम सबूत सीबीआई के हाथ लगा। दुर्गा पंडालों में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। भारत में कोरोना मामलों में आई गिरावट, लगातार देखने को मिल रही थी वृद्धि। अब तक देश में 73 लाख के पास पहुंचे आंकड़े। नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को यानी कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे और इसी बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच पीएम मोदी अब से पहले कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें कि वो लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील करते हुए दिखे हैं। और आज फिर से एक बार पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। तो इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी के द्वारा संबोधन दिया जा चुका था, लेकिन आज दोबारा से शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी कोरोना वायरस को लेकर लगातार लोगों से यहाँ पे अपील करते हुए नजर आए थे कि दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने। लेकिन आज अगर आज की बात कर ली जाए तो आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों से भी यहाँ पे जुड़ने की अपील की है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज दोबारा से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी कई बार संबोधित कर चुके हैं देश को। कोरोना काल के बीच में जब भी उन्होंने संबोधित किया है तो कोरोना से संबंधित विषयों को उन्होंने छुआ है और जानकारियां लोगों को दी हैं, लोगों को अवेयर किया है, उनको सचेत किया है। उन्होंने गमछा एक लेके दिखाया था, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी विषयों पर बात की थी। कल एक कार्यक्रम में उन्होंने इशारा भी किया इस ओर कि एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत जो है कोरोना वैक्सीन को इजाद करने के बेहद नजदीक है और कभी भी किसी भी समय भारत घोषणा कर चुका है, क्योंकि इससे पहले भी बता चुके हैं कि तीसरे चरण का टेस्ट जो है भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब कर रहा है और वो सबसे पहला देश शायद बन सकता है भारत। और इसी विषय को लेकर शायद आज प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन में इसका जिक्र करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के बारे में बता चुके हैं। एक दिन का जनता कर्फ्यू के विषय में उन्होंने ऐलान किया था और मास्क जब कालाबाजारी होने लगी थी, लोग मारामारी मास्क के लिए कर रहे थे, साधारण मास्क के लिए, तो उस समय उन्होंने अपने संबोधन में जनता को बताया था कि किस प्रकार साधारण कपड़े को चेहरे पे लपेट ले और उससे जो गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे मास्क, वो लोग देहातों में या ऐसी जगहों पे वो मास्क का प्रयोग करके बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज जो संबोधन देंगे मोदी जी, उसमें वो घोषणा कर देंगे कि हमारा जो देश है वो कोरोना वैक्सीन के काफी नजदीक है और इसकी घोषणा कर चुका है। बहुत सारे देश कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा कर चुके हैं। यानी कि ये माना जाए कि आज के संबोधन में कोरोना वैक्सीन को लेकर आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है और लोगों से भी जुड़ने की अपील की है। ट्वीट के जरिए साफ तौर पर कहा है कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दूंगा, संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। इससे पहले भी कोरोना वायरस संकट देश में लगातार जारी है। पीएम मोदी लोगों से लगातार नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे अपील करते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी की ओर से मंत्र दिया गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई भी ढिलाई नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है और एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से घटी है। और गौरतलब है कि अब त्योहार भी आने वाले हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। तो हमारे साथ इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन फर्स्ट में। जी शुक्रिया। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ संबोधन में खास हो सकता है पीएम के? देखिए रेणु जी, प्रधानमंत्री जी का ये इस साल 17वां संबोधन होगा जी। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बीते दिनों में ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी को देश से बात करनी पड़ी है जी। और आज जो वो संबोधन करने वाले हैं उस बारे में तमाम तरह की बातें हैं कि क्या वो बोल सकते हैं, लोगों में जानने का विषय है। तो हम एक आकलन उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या बोल सकते हैं। एक तो ये है कि कोरोना को लेकर के हमने पीक हासिल कर लिया है, ऐसा ऑफिशियली कहा गया है। पीक का मतलब वो पॉइंट होता है जिसके बाद से कोरोना के केसेस घटने लगते हैं। अब तक हम जो ग्राफ देख रहे थे सिर्फ ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, अब वो नीचे की ओर गिरने लगा है, यानी हमने पीक हासिल कर लिया है और एक्सपेक्ट की जा रही है कि फरवरी तक हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन का जो पीरियड चला है तो उसमें ये हो सकता है कि लॉकडाउन को या तो पूरी तरह से हटाने की बड़ी घोषणा हो जाए या फिर उसको बहुत सीमित कर दिया जाए कि उन क्षेत्रों में जहां पर कि कोरोना है या बढ़ रहे हैं उस केसेस उन स्टेट को छोड़ के बाकी देश से हटा लिया जाए। एक ये हो सकता है। दूसरा है कि जो पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस छठ और दिवाली तक लोगों को वो राशन मुहैया किया जाता रहेगा, तो इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि सरकार जब कह रही कि फरवरी तक कोरोना खत्म हो जाएगा तो इस मदद को, गरीबों तक जो मदद है राशन की, वो मदद हम फरवरी तक बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज का जो संबोधन है बहुत ही खास हो सकता है। कुछ ना कुछ अहम जानकारी और अहम संदेश देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही मध्य प्रदेश में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चौतरफा घिर चुके हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच इस बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को लेकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसकी बात सोमवार को हुई चुनाव आयोग की मीटिंग में इस पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। बीजेपी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कमलनाथ के बयान पर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने खेद जताते हुए कहा है कि मेरा बयान किसी को असम्मानित लगा हो तो मुझे खेद है। तो आइटम वाले बयान पर लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ। बीजेपी नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है और बयान पर हालांकि कमलनाथ ने खेद तो जता दिया है, लेकिन अब सियासत कहीं ना कहीं अपने चरम पर दिखाई दे रही है। भारी बारिश के चलते तेलंगाना के कई इलाकों में तबाही मच गई है। यहां बाढ़ के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में दिल्ली प्रशासित, बता दें कि आपको प्रशासित केजरीवाल सरकार तेलंगाना की मदद के लिए आगे आई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार तेलंगाना सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए की मदद देगी। और इसी बात की जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि हैदराबाद में बाढ़ ने तबाही मचाई है और दिल्ली के लोग इस संकट की घड़ी में हैदराबाद में हमारे भाई और बहनों के साथ खड़े हैं। दिल्ली सरकार राहत प्रयासों के लिए तेलंगाना सरकार को 15 करोड़ रुपए दान करेगी। वहीं हैदराबाद में 37,000 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है और पूरे तेलंगाना राज्य में बाढ़ से अब तक 70 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं अब भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो 22 अक्टूबर तक तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार अब भी बने हुए हैं। तो तेलंगाना का मदद के लिए यहाँ पे दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने मदद के लिए घोषणा की है कि इस मुसीबत की घड़ी में दिल्ली वासी तेलंगाना के साथ खड़े हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। शोपिया के मेलहुरा इलाके में कल शाम से ही सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें कि आज सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। खबरों की माने तो आतंकियों ने खुद को घिरा देकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं आतंकियों के पास से AK-47 बंदूक और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ देखने को मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है और आतंकियों के पास से AK-47 हथियार भी बरामद किया गया है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी के तहत लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी भी हासिल हो रही है। 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। तो इसी खबर पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है, क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है? जी मीनाक्षी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रेनू, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 2 आतंकियों को ढेर किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? रेनू, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले का है। जिले के मेलहुरा इलाके का है, जहां पे सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। और ये जो मुठभेड़ थी, ये सोमवार की शाम से जारी थी। जब सोमवार की शाम को एक आतंकी को ढेर कर दिया था, जो बाकी एक आतंकी बचा था वो आज सुबह ही उसको मार गिराया है। बिल्कुल, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या आतंकियों के बारे में क्या कुछ और पता लग पाया है? क्या कुछ उनका बैकग्राउंड बताया जा रहा है? रेनू, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुरक्षा बलों की अभी भी वहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि वहाँ जी, क्या अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? क्या कुछ वहाँ पे स्थिति देखी जा रही है? हालात के बारे में क्या कुछ वहाँ पे हालात क्या कुछ बने हुए हैं? अपडेट दीजिए। रेनू, मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ के बाद में जो ये जांच पड़ताल है वो अभी भी चल रही है। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मीनाक्षी। कृषि कानून के खिलाफ शुरू से ही पंजाब में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने वाला पंजाब पहला ऐसा राज्य बना है और इस प्रस्ताव की खास बात तो यह है कि प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून से पंजाब हरियाणा के किसानों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वह आलोचना करते हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। पंजाब के सीएम ने ये प्रस्ताव पेश किया है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटों में दिल्ली में 2154 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,000 के पार पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 2,845 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो राजधानी में कुल 22,570 एक्टिव केस हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्धार्थ आपका नेशन फर्स्ट में। नमस्कार दर्शकों को नमस्कार। जिस तरीके पे देखा जा रहा है कि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? इस समय कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दो चीजें हैं, क्योंकि एक तो हम लोग कंप्लीट अनलॉकडाउन फेज में है, दूसरा टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो लापरवाही जो ज्यादा देखी जा रही है। तो इतना अब जो पहले लोग सीरियस ले रहे थे, या तो कहा जाए कि लापरवाही क्यों लोग कर रहे हैं, ये एक मेजर फैक्टर है। कंप्लीट अनलॉकडाउन जो इस समय पूर्ण अनलॉकडाउन जो है इस समय फेज है दिल्ली में है। हालांकि कई जगह तो मेरे को प्रॉपर देखा गया है कि मास्क लोग पहन रहे हैं, अगर मैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हॉस्पिटल एरियाज की बात करूं। पर अगर हम पब्लिक एरियाज की बात करते हैं, चाहे जितनी भी सख्ती कानून और जितने भी नियम को रखे, पर लोग इस समय सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलॉकडाउन फेज में केसेस का बढ़ना, ये आईसीएमआर के द्वारा भी प्रेडिक्शन था, ये आपको ध्यान होगा। पहली बात, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट भी आया था तो उन लोगों ने भी बोला था कि इस समय ये मिड ऑफ द टाइम है, जब हमारा वेदर ट्रांजिशन हो रहा है। वेदर ट्रांजिशन होने के साथ साथ जहाँ पे हमारे लोकल वायरल इन्फेक्शन और सीजनल फ्लू को भी जो कर रहे हैं। तो मैं आज भी चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ कि नियमों का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप का रेगुलर पीरियोडिक अपडेशन करें, मास्क को जरूर पहने और साथ में जहाँ भी आपको जरा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, चेंजेस लग रहे हैं, सिम्टम्स लग रहे हैं, तो कोविड-19 की जांच जरूर कराएं। बिल्कुल, लगातार नियमों का पालन करें। लेकिन आज पीएम मोदी भी देश को संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं? क्या कुछ खास रह सकता है? जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश को संबोधन कर रहे हैं शाम को 6 बजे। देखिए, 9 देवियों के दिन चल रहे हैं, तो मेरे को तो एक अच्छा है कि एक शायद 9 देवियों की एक ब्लेसिंग रहे देश के ऊपर, जिसमें हम कोविड वैक्सीन के ऊपर कुछ एक ऐसा अनाउंसमेंट हो सके। क्योंकि लगातार हमारे साइंटिस्ट और बायोकेमिस्ट और जितने भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन देश के किसी भी कोने से वैक्सीन हो, चाहे भी ट्रायल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हो, तो एक मैं जरूर मानूंगा कि माता रानी की कृपा हम सब देश के वासियों के ऊपर बनी रहे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ जी। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, लेकिन इस बार नवरात्र पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। इस बार हर साल की तरह नवरात्रों की धूम नहीं है। लोग डांडिया और गरबा खेलने से परहेज कर रहे हैं। एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को कोविड अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि नवरात्रि के दिनों में गरबा खेला जा रहा है। वीडियो में सिस्टर और डॉक्टर्स मरीजों के साथ गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में खूब वायरल हो रहा है। अस्पताल के अंदर ही मरीज, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मिलकर गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तस्वीर को, जहां पर देखा जा रहा है कि नवरात्रों में इस बार कोरोना का ग्रहण देखने को मिल रहा है। लेकिन इस अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ का स्टाफ मरीजों के लिए यहाँ पे गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के नगेसरगंज 4 लाइन ओवर ब्रिज पर अनियंत्रित टेम्पो ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है।
वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी है, जिसमें कि एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर के मनबड़ इलाके में दरोगा अमित चतुर्वेदी का कारनामा सामने आया है, जहां किराएदारी मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए दरोगा ने छेड़खानी के केस में किराएदार पिता पुत्र को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने मकान मालिक के पक्ष में गवाही देने का दूसरे किराएदारों पर दबाव भी यहां पे बनाया गया है और गवाही का विरोध करने पर दारोगा ने किराएदारों को जमकर पीटा, जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरोगा की करतूत का पता चलते ही एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। तो किराएदारी मामले में दरोगा की एक तरफा कार्रवाई देखने को मिलती है। आपको बता दें कि जहां पे एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पे पूरा जो मामला था वो किराएदारी का पूरा मामला था, जिसके बाद यहाँ पे दरोगा ने यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर एक तरफा कार्रवाई करने के बाद यहाँ पे मारपीट की गई। किराएदारी मामले में दरोगा की एक तरफा कार्रवाई सामने देखने को मिली है। पीड़ित पक्ष से दरोगा ने मारपीट की है और एसएसपी ने दरोगा को इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता संकट मोचन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकट मोचन, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले तो हमें विस्तार से बताइए। जी देखिए, एक मकान मालिक से किसी बात को किसी से लेकर के झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर के पुलिस में दबाव बना रहा था कि इस चीज को लेकर के और इसमें गवाही कर दीजिए। उस गवाही पे साइन करने के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा था और ये भी भाड़े किराएदार था। ये जब आनाकानी किया उसके बाद दरोगा जी ने अपने दरोगा का रूप दिखाया और उनको कई झापड़ जड़ा और सिपाही भी थे, वो भी मतलब उस आप साथ देख सकते हो उस वीडियो में किस तरीके से उसको मारा जा रहा है। फिर लास्ट में ऐसी होती है कि जब उसको देखा दरोगा जी जब देखते हैं इसको सीसीटीवी फुटेज, तो बोलते हैं कि क्या तुम इसको बताए नहीं कि हमारे वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। उसको जा करके तार को नोचना चाहा, लेकिन वहाँ पे उसका जो सेटअप बॉक्स था सीसीटीवी कैमरे का उसको अलग रखा गया था, जिसको इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने इसको पुलिस को और जो दरोगा जी को सस्पेंड कर दिए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं संकट मोचन? जी जैसे पीड़ित पक्ष का कहना यही है कि मुझसे जो है कि जबरदस्ती जो है कि गवाही करवा रहे थे। मकान मालिक के खिलाफ जो कोई आपत्ति लगाया था उसी में जो है मुझसे गवाही के लिए आए थे। हमने जब मना किया तो दरोगा जी ने मुझे मारे और उसको लेकर के जो है काफी नाराज हुए। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे दरोगा की एक तरफा कार्रवाई सामने देखने को मिली है, उस पर प्रशासन का क्या कुछ एक्शन है? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है कि तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उनको तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करा करके उनको जो है नौकरी से अभी हटाया गया है और फिलहाल इसको लेकर के अभी जांच जो है कि एसपी क्राइम कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल, पक्ष में गवाही देने का दूसरे किराएदारों पर किस तरीके का यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा था संकट मोचन? देखिए, मकान मालिक के ऊपर कोई मुकदमा था, उसी को लेकर के ये भी बड़ा मकान मालिक थे, उसको लेकर के उसी में गवाही कर रहे थे। कह रहे थे मकान मालिक के पक्ष में गवाही कर दीजिए, नहीं तो जो है कि अपना रोप जो दिखा रहे हैं कि मतलब हम आपको थाने में बंद कर देंगे, ये कर देंगे। उसको लेकर के जो है कि तमाम बातें हुई और उसके बाद से जब उन्होंने इनकार किया उसको लेकर के और उनकी मारपीट हुई और जिसमें जो है कि दरोगा जी लाइन हाजिर हुए, सस्पेंड हुए। सॉरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। आज शाम 6